हमारा ये जो लेक्चर है आज का वो नर्सिंग प्रोसेस की कंटिन्यूशन है। हमने नर्सिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप हमारा असेसमेंट था जो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस था जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी सीख ली। अब नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद हम प्लान करते हैं कि अब हमने जो हमारी पेशेंट की प्रायोरिटी प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में हम प्लान करेंगे। उसमें जो हमने प्लान करना है उसमें हम आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग करते हैं। आउटकम आइडेंटिफिकेशन और प्लानिंग में जो चीजें हम देखेंगे आज वो डिफाइन करना सीखेंगे। आउटकम आइडेंटिफिकेशन और प्लानिंग, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्लान ऑफ केयर और यूज अ फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू plan patient care. Outcome identification refers to the formulation of specific, measurable, achievable, realistic and time frame outcomes. ठीक है, हमारे जो आउटकम आइडेंटिफिकेशन है ये बेसिकली हमारे गोल्स होते हैं। गोल्स क्या है? जो हम बनाते हैं अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम पेशेंट केयर प्रोवाइड करने के लिए बनाते हैं। और बेस हमारी होती है हमारा असेसमेंट डाटा, जो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लिया होता है। ठीक है, और हमारे जो गोल्स हैं या हमारी जो आउटकम है वो कैसे होने चाहिए? वो स्मार्ट होने चाहिए। अक्सर वाइवे में पूछा जाता है गोल्स कैसे होने चाहिए, तो आपको पता हो ये स्मार्ट निमोनिक है। स्मार्ट से क्या बनता है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम फ्रेम। यानी ये सारी चीजें किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को, जब आपने भी नर्सिंग केयर प्लान बनाना है उसमें आउटकम बनाने हैं या आपने गोल बनाने हैं, तो आपने आपके जो आउटकम्स हैं आपके गोल वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट फॉर कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? आउटकम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टैंडेबल टू ऑल टीम मेंबर्स। यानी ऐसे नहीं हो कि वो एम्बिगुअस हो, उनकी क्लैरिटी ना हो। जो भी आउटकम हो वो बिल्कुल क्लियर हो और आपको भी पता हो और जो भी कोई उसको रीड करे उसके अंडरस्टैंडेबल हो उसके लिए। दूसरी चीज है मेजरेबल। टीम मस्ट बी एबल टू डिटरमिन इफ आउटकम इज अटेनेबल एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट और मूवमेंट जस्ट बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, टीम जो है वो इस काबिल हो कि आपके जो आउटकम है वो मेजर कर सकें या उसको आप अटेन कर सकें कि कितनी इंप्रूवमेंट होगी। जैसे आप कहते हो कि मैं अपना टेम्परेचर जो है वो 102 से 100 तक ले आऊंगा, तो ये मेजरेबल है। या पेन स्केल पे हम पेन कहते हैं जहां 7 या 8 थी उसको 3 या 4 पे ले आएंगे। या पल्स है बहुत ज्यादा तेज है तो वो हम, ये एंजाइटी है तो उसके लिए कोई ना कोई मेजर स्केल बनाएंगे और वो मेजरेबल हो, तभी हम देखेंगे कि ये कितना इंक्रीज कर देंगे इसको या कितना डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, उसका साइज, उसका नंबर, किसी न किसी कोई ना कोई क्वांटिटी, कोई ना कोई ऐसी टर्म हम यूज करेंगे जिससे वो मेजरेबल हो। तीसरी चीज जो है ए फॉर अचीवेबल। ऑल टीम मेंबर्स डिटरमिन व्हाट द आउटकम शुड बी। अचीवेबल हो, ऐसा आउटकम नहीं बनाना जिसको आप अचीव ही नहीं कर सकते। आप कहो कि मैं उसकी 2 मिनट के अंदर उसकी पेन रिलीव कर दूंगा, ये 2 मिनट में है उसका फीवर रिलीव कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये अचीवेबल ही नहीं है। तो हमने वैसे आउटकम बनाने हैं जो अचीवेबल हो। रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है टीम एग्रीज दैट आउटकम कैन बी अचीव्ड विद द करंट क्लिनिकल कंडीशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। रियलिटी से ओरिएंटेड हो, रियलिस्टिक हो। ऐसे ना हो कि जो ख्वाबों में आप समझो कि हम इसको अचीव कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो। बल्कि रियल लाइफ में, रियल कंडीशन में, रियल सिचुएशन में आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उन गोल्स को अचीव कर सकें। टाइम फ्रेम हो, हम टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि जब हम एक टाइम फ्रेम रखते हैं तो उसमें हमें पता होता है हमने इतने टाइम फ्रेम के अंदर ये काम करना है। अब ये नहीं है कि मैंने बुखार उसका सारे दिन में 24 घंटों में उसका 2 2 डिग्री कम करना है, तो ये आपका प्रॉपर आउटकम आइडेंटिफिकेशन या आउटकम या गोल नहीं होगा। बल्कि हम कहेंगे 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, ये टाइम फ्रेम हम बनाएंगे और ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा। इसी तरीके से हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल बनाते हैं। अच्छा, अब हमने प्लान क्या करना है इस स्टेज में? प्लानिंग इज द डेलिबरेटिव सिस्टमेटिक फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली
जो पेशेंट के असेसमेंट और असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा है, उसमें हमने जो डाटा ले लिया उस बेस पे हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई। और अब हम क्या करेंगे, उसको प्लान करेंगे कि अब हमने ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करनी है। उसके लिए हम डिफरेंट तरह के डिसीजन करेंगे या हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारी प्लानिंग भी कितनी तरह की होती है, उसमें सबसे पहली जो प्लानिंग होती है, जो हमारे पास जैसे ही पेशेंट आता है उस वक्त में जो हम प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल प्लानिंग। और इनिशियल प्लानिंग डेवलप्स इनिशियल कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ केयर, जो उस टाइम में हमें हमारे हमें जो समझ आती है या जो हमारी समझ में आता है, जो हमारी अकल उस टाइम में काम करती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट आ जाता है, तो उस टाइम में जो हम प्लान करेंगे वो हमारी इनिशियल प्लानिंग होगी। और ये हमारे प्लान ऑफ केयर का हिस्सा है। बिगिन फ्रॉम आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, ये हमारी जैसे ही हम असेसमेंट करते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं, हम उसमें इनिशियल प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे कंडीशन या जैसे जैसे आपने लैब इन्वेस्टिगेशन करवाई, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, पेशेंट की कंडीशन में कोई ना कोई वेरिएशन आई, तो वो हमारी ऑन गोइंग प्लानिंग है, डन बाय ऑल नर्सेज, सारी नर्सेज कर सकती हैं। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इनिशियल केयर प्लान, और हर एक, ये नर्सिंग केयर प्लान जो है वो हर एक का इंडिविजुअल है। एट द बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट ये नर्सेस करती हैं। डिटरमिन वेदर क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस चेंज, सेट प्रायोरिटीज फॉर क्लाइंट केयर ड्यूरिंग शिफ्ट, यानी आप प्रायोरिटीज कर लेते हो, पहले मैंने इसका टेम्परेचर ठीक करना है, फिर इसकी, या पहले मैंने पेन ठीक करनी, फिर इसका फीवर ठीक करना, फिर इसकी एंजाइटी रिलीज करनी। तो हम प्रायोरिटीज सेट कर देते हैं ड्यूरिंग शिफ्ट। डिसाइड विच प्रॉब्लम टू फोकस ऑन, और हम ये डिसाइड करते हैं इनमें से कौन सी प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट के लिए ज्यादा फोकस्ड है, हम उसको, क्योंकि ये हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है बेसिकली पेशेंट सेंटर्ड है। कोऑर्डिनेट नर्स एक्टिविटी सो दैट मोर देन वन प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस एट ईच क्लाइंट कॉन्टेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है, अगर पेशेंट आपका ठीक हो गया, डिस्चार्ज में आप भेज रहे हो, तो डिस्चार्ज प्लानिंग करेंगे। डिस्चार्ज प्लानिंग उस वक्त होती है जब पेशेंट ठीक होके आपके पास से घर जा रहा होता है। प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज एड्रेस्ड इन ईच पेशेंट्स केयर प्लान बिगिंस एट फर्स्ट क्लाइंट कॉन्टेक्ट एंड इन्वॉल्व्स कंप्रिहेंसिव एंड ऑनगोइंग असेसमेंट। पर्पस क्या है, जब हम प्लान करते हैं या आउटकम आइडेंटिफिकेशन या गोल बनाते हैं, तो प्रोवाइड एडिक्वेट डायरेक्शन टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स। हमारा मेन फोकस होता है कि हम एडिक्वेट डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करें और नर्सिंग केयर इंडिविजुअल को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें। और नर्सिंग केयर भी कैसी, जो हमने क्वालिटी नर्सिंग केयर है। प्रेजेंट अ व्हीकल टू इम्प्रूव स्टाफ कम्युनिकेशन, हमारे एक कोलेबोरेशन या एक लिंक जो है वो प्रोवाइड करती है ये जो हमारी प्लानिंग है, ताकि हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन डिलीवरी ऑफ केयर, इन्वॉल्व पेशेंट एंड सपोर्ट पीपल इन एक्शन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट। हमें ये जो प्लानिंग है ये हेल्प करती है, एक तो कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए, दूसरा पेशेंट और सपोर्ट पीपल करती है जब हमने ट्रीटमेंट करनी होती है उसमें। और इट हेल्प्स टू मेंटेन अ थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप और प्रोवाइड रियलिस्टिक पाथवे टू फॉलो एंड टू अचीव स्पेसिफिक एंड डिजायर्ड गोल्स। ठीक है। सर्व एज अ क्राइटेरिया फॉर evaluating client progress or enable client and nurse to determine when the problem has been resolved। ये हमारा मेन फोकस होता है प्लानिंग का। जब भी हमने प्लान करना है तो हम उस चीज को बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान। हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बना लिया, अब उसके मुताबिक हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। ये 6 खाने बनाते हैं और आप लोगों ने भी ऐसे ही नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं। पहला खाना हमारा असेसमेंट का होता है, जिसमें हम सारा अपना वो डाटा लिखते हैं जो हमने असेस किया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। दूसरे नंबर पे हमारी डायग्नोसिस आ जाती है, जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, जैसे हमने सीखी है पहले एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी। रिस्क नर्सिंग है, वेलनेस है, सिंड्रोम है, ये सारी टाइप्स हैं जो नर्सिंग डायग्नोसिस की। ये पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस है। फिर हमारे गोल आ जाते हैं या हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम है। और एक्सपेक्टेड आउटकम कैसे होने चाहिए, स्मार्ट। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ लिया है। फिर हमारी अब यहाँ पर इंटरवेंशन आएंगी, हम जो काम करेंगे, जो हमने प्लानिंग की है, इनको हम इंटरविन करेंगे और हर एक की इंटरवेंशन का रैशनल हमें पता हो और एंड पे हम एवेलुएट करेंगे। कंपोनेंट्स, इनको अगर हम देखते हैं तो पहला कंपोनेंट हमारा नर्सिंग असेसमेंट का था, जो पहला खाना
Assessment is the process of collecting, organizing, validating, and documenting data about a client, and it is about a patient's physiological, psychological, sociological, and spiritual status by a licensed registered nurse. ठीक है, असेसमेंट में हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से इंस्पेक्शन के जरिए, उससे हिस्ट्री लेके, उससे इंटरव्यू लेके, उससे फिजिकल एग्जामिनेशन करके, फिर हम उस डाटा को 11 हेल्थ पैटर्न के तहत या किसी भी और मेथड के तहत हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं पेशेंट से। जहां कहीं कोई कंफ्यूजन हो हम वैलिडेट करते हैं उस डाटा को और फिर डॉक्यूमेंट कर लेते हैं अपने परफॉर्मे के ऊपर। ठीक है, और हम इसमें सारी चीजों को देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल स्टेटस। जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। हम नर्सिंग असेसमेंट हमने कहा, फिर नर्सिंग असेसमेंट के बाद हमने कहा नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल जजमेंट होती है अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इसके बाद हमने कहा हम एक्सपेक्टेड आउटकम बनाएंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम जो है, qualifiers represent the goal of patient care and are documented in the future tense and will improve or will stabilize and will deteriorate। ये हमारे वर्ड यूज होंगे जब हम अपना कोई गोल या आउटकम बनाएंगे कि ऐसा होगा। फिर इसके लिए हमने नर्सिंग प्लानिंग कर ली, फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। बेसिकली नर्सिंग इंटरवेंशंस आर द actual treatments and actions that are performed to help the patient to reach the goal that are set for them. Nurse uses his or her knowledge, experience, and critical thinking skills to decide which interventions will help the patient most। ठीक है, जो इसमें से सूटेबल होगी वो हम नर्सिंग इंटरवेंशन यूज करेंगे। आप इस नर्सिंग केयर प्लान को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इसमें पहले हमने ये असेसमेंट का डाटा है कि हमने असेस किया, उसमें डिस्निया था, पेशेंट की एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स आपने देख ली, हार्ट रेट जो है वो इसका 120 बीट्स पर मिनट है, रेस्टलेस है, प्रोडक्टिव कफ है। ये सारा उसका वो डाटा है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा था। इस बेस पे हमने जो ये टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन एयरवेज। इसका आउटकम क्या होगा? पेशेंट विल रिमेन ऑप्टिमम गैस एक्सचेंज। अभी हमने इसमें और चीजें भी डालनी है कि हमने इसमें टाइम फ्रेम नहीं डाला। तो पेशेंट विल रिमेन ऑप्टिमम गैस एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स, विद इन 8 आवर्स, विद इन सिक्स आवर्स, हम अपना टाइम फ्रेम डालेंगे। इसके लिए जो जो काम हम करेंगे वो हमारी इंटरवेंशन है, उसका रैशनल और उसी की हम एवेल्युएशन करेंगे कि पेशेंट जो है वो मेंटेन कर लिया उसने जो ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज। जब भी हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाने होते हैं तो वो हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं। जिस तरीके से बाकी चीजों की टाइप्स हैं, ऐसे ही एक इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान है जो आपने, जो इनफॉर्मल है, यानी इसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन जो है, इट इज द प्लान ऑफ एक्शन दैट एग्जिस्ट इन नर्स माइंड। जैसे नर्स में थिंक मिस्टर जॉन इज वेरी टायर्ड, आई विल नीड टू री एनफोर्स हर टीचिंग आफ्टर शी इज रेस्टेड। इसके लिए कोई आपको बाकायदा तौर पर रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि एक बंदा थक गया हुआ है तो आपको उसको टीच करना है कि वो रेस्ट करे। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान है। और फॉर्मल जो है वो रिटन गाइडलाइन होती है दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स केयर, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर। स्टैंडर्डाइज केयर प्लान होता है स्पेसिफाइड नर्सिंग केयर फॉर ग्रुप्स ऑफ पेशेंट विद कॉमन नीड्स। जैसे सारे पेशेंट्स की नमूनिया है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, उन सब के लिए एक ही केयर ऑफ प्लान बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इंडिविजुअलाइज केयर प्लान, नाम से पता है ये इंडिविजुअलाइज होता है। एक पर्सन पे कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है स्पेसिफिक डिजीज के साथ, तो उसके लिए जो केयर प्लान बनाते हैं वो इंडिविजुअलाइज है।
अब जब भी हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ये जैसे मैंने अभी वो डब्बे बनाए हुए 6 दिखाए थे, उनमें नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए जो गाइडलाइन है उसमें सबसे पहली है डेट एंड साइन द प्लान। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे और अपना ही साइन करेंगे कि कौन बंदा ये, या अपना नेम लिखेंगे कौन सा बंदा ये नर्सिंग केयर प्लान बना रहा है। यूज कैटेगरी हेडिंग्स, हम हेडिंग ऊपर लिखेंगे, असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल, एवेलुएशन, सारी चीजें लिखेंगे। फिर यूज स्टैंडर्डाइज मेडिकल और इंग्लिश सिंबल्स, की वर्ड्स हम लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं कि फलानी मेडिकेशन ओडी देनी है, या फलानी जो टेम्परेचर है वो 1 आवरली लेना है, 2 आवरली लेना है, ये BPTDS लेना है। सारी चीजें हम टर्म्स के साथ यूज करेंगे। रेफर टू प्रोसीजर और अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने जितने भी कोई ऐसा केयर प्रोवाइड करनी, जैसे ट्रिकियोस्टमी केयर की एग्जांपल दी हुई है, या कोई भी प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो हमने उसके प्रोसीजर को बहुत अच्छा करके केयरफुली स्टैंडर्ड उसके देख लेने हैं। टेलर द प्लान टू यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइंट, और अपने पेशेंट को यानी उसमें आपने यूज करना है या उसको भी आपने बताना है, और उसकी हर पेशेंट की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसके मुताबिक आपने पेशेंट का प्लान जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। एंश्योर दैट नर्सिंग प्लान इनकॉर्पोरेट एंड हेल्थ मेंटेनेंस एस्पेक्ट एज वेल एज रिस्टोरेटिव वंस। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपका जो नर्सिंग केयर प्लान है वो ना सिर्फ ये हेल्थ मेंटेनेंस हो, बल्कि वो उसकी प्रिवेंशन, प्रमोशन, वो भी चीजें, और रिस्टोर करें वो उसकी हेल्थ को। Ensure that plan contains order of ongoing assessment, फिर इसके अलावा कोलेबोरेटिव कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज भी हों, और प्लान ऑफ केयर के अंदर क्लाइंट का डिस्चार्ज और होम केयर नीड्स भी शामिल होनी चाहिए। जब भी हमने प्लानिंग करनी है, हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं अपने गोल या डिजायर्ड आउटकम, फिर नर्सिंग स्ट्रेटजीज या इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं, और फिर उनको ऑर्डर्स की शक्ल में लिख लेते हैं। अब अगर हम इनको वन बाय वन देखें, तो सेटिंग प्रायोरिटीज में बेसिकली कि हम प्रायोरिटीज, पेशेंट की कंप्लेंट्स की प्रायोरिटीज सेट करके नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशन को सेट करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आर डेजिग्नेटेड एज हाई प्रायोरिटी, हेल्थ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आर रैंक्ड एज मीडियम प्रायोरिटी एंड अ लो प्रायोरिटी। ठीक है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वो हमारी हाई प्रायोरिटी होती हैं, और बाकी हमारी मीडियम और लो प्रायोरिटी होती हैं। नीड्स अराइज फ्रॉम अ नॉर्मल डेवलपमेंटल नीड। वाइल सेटिंग प्रायोरिटीज कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स, हमने क्लाइंट के हेल्थ वैल्यूज, बिलीव्स, उसकी प्रायोरिटीज, पेशेंट क्या चाह रहा है, उसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, क्लाइंट के भी और नर्स के भी, अर्जेंसी किस चीज की है, और मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान, ये सारे हम सेट करते हैं प्रायोरिटीज में। इसके बाद हम अपने डिजायर्ड आउटकम बनाते हैं प्लानिंग के अंदर ही। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज, नर्स एंड क्लाइंट सेट गोल्स फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोसिस। हम गोल बनाते हैं, और गोल क्या होती है, बेसिकली ब्रॉड स्टेटमेंट होती है क्लाइंट के स्टेटस के लिए। और डिजायर्ड आउटकम क्या है, हमने अभी बात की कि हमारे जो गोल या डिजायर्ड आउटकम जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, ये सारी हमने अभी पढ़ ली हैं। गोल हमारे ब्रॉड होते हैं, और डिजायर्ड आउटकम जो है वो हमारे स्पेसिफिक होते हैं। ये MCQ में आती है चीज, आपको पता होने चाहिए। गोल जैसे कि किसी का भी हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना है, दिस इज द गोल। और डिजायर्ड आउटकम हमारा स्पेसिफिक क्या होगा कि हमने कितना, यानी हम कहते हैं हमने 5 पाउंड जो है वो 25 अप्रैल तक हमने उसको गेन करना है, तो हमने स्पेसिफिक आउटकम जो है वो स्मार्ट बना लिया, मेजरेबल बना लिया, टाइम फ्रेम उसमें दे दिया। There are sometimes combination into one statement linked by the other as evidence as follows. जैसे improved nutritional status as evidence by weight gain of 5 pound by April 25। ठीक है, जैसे हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई थी। अब गोल जो है दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू अचीव आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल, और जो जल्दी या नियर फ्यूचर में होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म गोल हैं कुछ डिजीजेस में 1 वीक तक, 2 वीक तक, कई मंथ तक, ईयर तक वो चलते हैं। और जो शॉर्ट टर्म गोल हैं कुछ मिनट से लेके आवर्स और समटाइम वीक तक चलते हैं। फिर इसके बाद जब गोल बन जाते हैं तो फिर हम नर्सिंग इंटरवेंशन सिलेक्ट करते हैं। और नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं, जो खुद से नर्सेज अपने नॉलेज, अपने स्किल्स की बेस पे कर सकती हैं। पेशेंट की साइड चेंज करनी, पेशेंट की ड्रिप उतारनी है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट मेजर करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस मेजर करने हैं। ये सारी उसकी इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन है, जिसके लिए किसी डॉक्टर की, किसी फिजिशियन की, किसी और सुपरवाइजर की
इजाजत की जरूरत नहीं होती, परमिशन नहीं चाहिए होती। लेकिन डिपेंडेंट इंटरवेंशन वो होती हैं जिसके लिए नर्स को किसी ना किसी की एडवाइस की या उसके ऑर्डर्स की जरूरत होती है। दैट दैट आर कॉल्ड दैट डिपेंडेंट इंटरवेंशंस। फिर कोलेबोरेटिव इंटरवेंशंस वो होती हैं जिसमें कोलेबोरेशन चाहिए होती है दूसरे टीम मेंबर्स की, और नर्स उनके बगैर काम नहीं कर सकती, उनके साथ मिलके काम करती है। जब हमने नर्सिंग ऑर्डर लिखने होते हैं, यानी हमने सारा कुछ कर लिया, प्लान कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, अपने इन चीजों को एज अ ऑर्डर लिखते हैं कि ये काम करने हैं। ठीक है। नर्सिंग ऑर्डर्स आर इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज द नर्स परफॉर्म टू हेल्प द क्लाइंट टू मीट एस्टेब्लिश हेल्थ केयर गोल्स। कंपोनेंट क्या है, आपने डेट लिखनी है, एक्शन वर्ब, कंटेंट एरिया, टाइम, एलिमेंट और सिग्नेचर, ये आपने लिखा होता है। आप लोगों के जो नर्सिंग ऑर्डर्स होते हैं, नर्सिंग नोट्स होते हैं, उसमें आप लिखते हो, डेट लिखते हो, आपने लिखते हो कि मैंने ये चीज मॉनिटर करनी है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है एवरी 4 आवरली, और जब आप कर लेते हो तो आप साइन कर लेते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है। इम्प्लीमेंटेशन और एवेलुएशन, जब आप ये सारे काम आपने प्लान कर लिया, उसको कर भी लिया, उनको लिख लिया अपने एक ऑर्डर की शक्ल में, तो अब क्या करते हैं, आप उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एवेलुएशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी क्लिनिकल स्किल्स कौन कौन सी चाहिए नर्सिंग केयर प्लान में एवेलुएशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और नर्सिस कौन से काम करती है, कौन सी एक्टिविटीज करती है, और फंक्शनल अप्रोच कैसे यूज करती है एवेलुएट करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन हमारी जो है वो प्लानिंग के बाद हमारी इम्प्लीमेंटेशन फेज आती है, जिसमें नर्सिंग केयर प्लान एक्शन में आता है, और इसमें डूइंग, डेलीगेटिंग एंड रिकॉर्डिंग होती है। और एवेलुएशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी एवेलुएशन होती है, जो हमने गोल बनाए, जो हमारे डिजायर्ड आउटकम थे, क्या वो हमने अचीव कर लिए या नहीं कर लिए। अब पर्पस क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन का, कोई भी काम करने का, रिजॉल्व क्लाइंट प्रॉब्लम, अचीव क्लाइंट्स गोल, हेल्प आउट क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन ट्रीटमेंट केयर प्लान, और इट आल्सो यूज टू प्रोवाइड फिजिशियन इनिशिएशन ट्रीटमेंट टू मेडिकल डायग्नोसिस। हमारा काम होता है कि हम अपने पेशेंट के लिए जो काम कर रहे होते हैं, जो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और फिर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हम एवेलुएट करते हैं, और एवेलुएट का मकसद, करने का मकसद ये होता है कि टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड, जो हमने सोचा था क्या हमने वैसी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर दी है पेशेंट को। evaluation helps a nurse to identify whether goals are achieved or not, जो हमने गोल या डिजायर्ड आउटकम बनाए थे, जो स्पेसिफिक आउटकम बनाए थे, क्या हमने वो अचीव कर लिए। इट गिव्स अस information that problem has been resolved or not, or tell us about medical condition of the patient, or effective evaluation declare that whether a nurse have a continue, modify or terminate care plan। अब 3 तरह की स्किल्स यूज होती हैं जब नर्सिंग प्लान ऑफ केयर में काम करना होता है। 3 तरह की स्किल क्या है, कोग्निटिव स्किल है, इंटरपर्सनल है, और टेक्निकल है। कोग्निटिव स्किल कोई भी नर्स अपने माइंड को यूज करते हुए बनाती, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करती है, अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो पेशेंट से रिलेटेड होते हैं वो उनको रिजॉल्व करती है, डिसीजन मेकिंग करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करती है, और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स यूज करती है। और ये सारे इंटेलिजेंट नर्सिंग केयर के लिए ये कोग्निटिव स्किल जरूरी हैं। इसके बाद दूसरी स्किल जो वो नर्सिंग प्लान ऑफ केयर में जब वो इम्प्लीमेंट करती है सारी अपनी नर्सिंग केयर को, तो उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज करती है, जब वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करती है अच्छे तरीके से, और इस दौरान वो अपना नॉलेज, एटीट्यूड, फीलिंग, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, क्लाइंट के कल्चर, वैल्यूज को वैल्यू देती है, और इसी के जरिए वो पेशेंट को कौंसल